को महात्मा गांधी का संघर्ष दिया, यहीं से उन्होंने अपना स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया, जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ खड़े हैं। आज आपके भविष्य सामने हैं। आज आपके जितने भी निर्माण के कार्य होते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये देश आज़ाद है, क्योंकि हमारा एक संविधान बना, जिसके लिए महात्मा गांधी ने जो संघर्ष था वो यहाँ से शुरू किया। आप ही ने इस दुनिया को गौतम बुद्ध जी दिए, जिसका नमन पूरा विश्व करता है, जिन्होंने एक रास्ता दिखाया शांति का, अहिंसा का। वैसे ही गांधी जी ने एक रास्ता दिखाया जो इस देश की राजनीति में गढ़ा हुआ है, जिसने इस देश की राजनीति की नींव डाली। जो हमारा संविधान है वो इसलिए पैदा हुआ, इसलिए बनाया गया ताकि इस देश का एक एक नागरिक समानता की दृष्टि से देखा जाए, ताकि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे गांव में एक महिला हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे एक वोट मिलता और उसे एक वोट से इस देश की सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो हमारे संविधान ने जो आपको सबसे बड़ी शक्ति दी वो आपकी वोट की शक्ति है, और उसी शक्ति को आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस देश में अपनी जगह को पहचानो, अपनी धरती को पहचानो और अपने आप में आत्मविश्वास रखो, गर्व रखो कि आप बिहार के वासी हो, बिहार के नागरिक हो। देखिए, जो भाजपा की सरकार है और जो एनडीए की सरकार यहां बिहार में चल रही है, वो आज आपके वोट को खतरे में डाल रही है। वही जो मूल अधिकार है आपका, जिससे ये देश बनता है, जिससे सरकारें बनती बिगड़ती हैं, उसको खत्म करने की साजिश करते हैं। आपने वोट चोरी के बारे में सुना है? सुना है कि नहीं? सुना है ना? 65 लाख नाम काटे हैं बिहार में से। इसका मतलब है कि 65 लाख लोगों के अधिकार रद्द कर दिए हैं। कौन से अधिकार? और आपके जीवन में क्या फर्क पड़ता है इसके होने से? सिर्फ ये फर्क नहीं है कि वोट के दिन आप जाकर अपना वोट नहीं डाल सकते, ये फर्क नहीं है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि जितने भी आपके अधिकार हैं वो आपकी नागरिकता से और आपके वोट से जुड़े हुए हैं। जितनी सरकारी स्कीमें हैं, सरकार से जो जो मिलता है, चाहे पेंशन हो, चाहे मनरेगा में आप काम कर सकते हैं या नहीं, सब इन चीजों से जुड़ा हुआ है। तो जिस दिन आपका वोट कट जाता है, उसका मतलब है कि आपकी नागरिकता रद्द की जा रही है। उसका मतलब है कि जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, सब कुछ ये बाद में आपसे कट जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है और आपको इसको समझना पड़ेगा। तो जब आप राजनीतिक दलों, पार्टियों की राजनीति समझते हैं, उनकी विचारधारा को देखते हैं, उनके नेताओं को देखते हैं, तो क्या देखना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि जो नेता आपके भविष्य के बारे में, आपके वर्तमान के बारे में बात कर रहा है, वो नेता सही है। जो नेता, जो राजनीतिक दल, जिसकी विचारधारा आपके संघर्ष को समझ रही है, वही विचारधारा ठीक है। आज आपकी परिस्थिति क्या है, मुझसे अच्छी तरह आप जानते हैं। आज बिहार में 20 सालों से एक ही सरकार चल रही है और ये सरकार जैसे जैसे साल बीतते गए, वैसे वैसे बिहार से चली ही नहीं। आज बिहार की सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं,
उनको चलाने दे ही नहीं रहे हैं। आज यहाँ की सरकार केंद्र से चलती है, जो बड़े बड़े निर्णय होने हैं वो केंद्र में होते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, गृह मंत्री जी करते हैं। आज बिहार में बिहार के अपने मुख्यमंत्री का भी सम्मान नहीं है। आप सब सम्मान देते हो, लेकिन केंद्र सम्मान नहीं देता। और जब हर चीज केंद्र से चलेगी तो आपकी सुनवाई कहां होगी? जब आपकी सीएम की सुनवाई नहीं हो रही है, तब आपकी सुनवाई कहां हो रही है? दूसरी बात समझने वाली यह है कि भाजपा के सबसे बड़े बड़े नेता जो हैं, यहां आए भी थे मेरे ख्याल से, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, क्या बात करते हैं? हमेशा अतीत की बातें करते हैं कि भाई ये इसलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने बिगाड़ा होगा। आज तुम्हारी गांव में टूटी से पानी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इंदिरा जी ने कुछ किया होगा। तुम्हारी सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कुछ गलत कर दिया होगा। हमेशा अतीत की बातें करते हैं और हमेशा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का अपमान निकाल लेते हैं ताकि आपका ध्यान भटक जाए। कर्नाटका में चुनाव था, वहां गए, कहने लग गए कि कर्नाटका के लोगों का अपमान किया है विपक्ष ने। बंगाल गए तो बंगाल का अपमान। यहां बिहार आते हैं तो कहते हैं कि पूरे विपक्षी दल के सारे नेता बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी इनका भाषण सुनते हुए कि मैं एक सुझाव देना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो समय है वो काम करने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। रोजगार दिलवाने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेरोजगार हो ना तुम, बेरोजगार हो ना, पढ़े लिखे भी होगे, पढ़े लिखे हो लेकिन बेरोजगार हो। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? और जब कोई अध्यापक या कोई महिला या कोई संविदा कर्मी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाए तो इनको लगता है कि देशद्रोही हो रही है, इनको लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को बुला ले, अपमान मंत्रालय कार्रवाई करे, है कि नहीं? अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? और इस अपमान मंत्रालय में मेरा यह भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। क्योंकि अफसोस की बात यह है कि इन फिजूल की बातों में आपका समय बर्बाद किया जा रहा है। इनके नेता मंच पे आते हैं, आपकी बात नहीं करते, ये नहीं बताते हैं कि आपको कितने रोजगार देंगे, ये नहीं बताते हैं कि बिहार में जो इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था थी, जो आईपीएस, आईएएस, आईएफएस के बड़े बड़े अधिकारी भेजती थी देश में, वो ठप क्यों हो गई? बताते नहीं है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है आपका, कि जो ये नौजवान सारे यहाँ खड़े हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सालों ये संघर्ष करते हैं, पेपर देते हैं भर्ती के लिए और पेपर लीक हो जाता है, रद्द हो जाता है, कोई घोटाला हो जाता है, कोई पैसे ले रहा है उसमें से। ये नहीं बताते कि क्यों हो रहा है और उसको रोकने के लिए क्या करने जा रहे हैं। जो ये बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं,
वो आपको सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे आपके सामने। वो ये नहीं कहेंगे कि आपका हिस्सा, आपका हक आपको मिलना चाहिए। जो बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं वो आपको ये नहीं बताएंगे कि बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, कितने घोटाले हो रहे हैं, कि जो पैसा आपकी स्कीमों के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके विकास के लिए दिया जा रहा है, वो पैसा कोई खा रहा है, वो पैसा आपके पास पहुंच नहीं रहा है। ये बातें नहीं कर रहे हैं। मेरी बहनें यहाँ खड़ी हुई हैं, आपके संघर्ष को कौन पहचान रहा है? कौन पहचान रहा है? खेती में काम करती हो, घर के बाहर अगर जाती हो काम करने के लिए, घर आके भी काम करती हो, सोती नहीं हो जब तक बच्चों ने खाना खा लिया है, जब तक परिवार के सब सदस्यों ने कुछ खा लिया है, कभी कभी खाली पेट सो जाती हो। सुबह सबसे पहले उठती हो, इस समाज का पूरा बोझ तुम उठाती हो। परिवार की परवरिश, बच्चों की परवरिश, परिवार का देखभाल, बड़ों का देखभाल, छोटों का देखभाल, सब आप कर रही हो। कोई पूछने वाला है? किसी ने आपको कुछ दिया? अब चुनाव आ रहा है तो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं, 20 सालों के लिए कहां थे? आपको 20 साल क्यों इंतजार करना पड़ा इसके लिए? आपका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? चुनाव के एक हफ्ते पहले ये ऐलान करते हैं कि 10,000 रुपए देंगे, और अब बांटना शुरू। तो ये पैसे कहां थे इससे पहले? क्या इससे पहले महिला संघर्ष नहीं कर रही थी? क्या इससे पहले महिला भूखी नहीं सो रही थी? क्या इससे पहले महिलाओं पे अपराध नहीं हो रहा था? 20 सालों से आप सरकार में हैं, आज सूझा है आपको ये? इसका मतलब क्या है बहनों? समझ लो अच्छी तरह। आपकी कोई सहेली है जिसका पति पीता है? रोज घर आके मारता होगा। तो रोज घर आके अगर मारता है और एक दिन अचानक कहने लगा कि लो, मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाने वाला हूं, अब मैं तुमको बहुत अच्छी तरह रखूंगा, मैं कभी तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं हमेशा तुमसे अच्छी तरह बात करूंगा, तो तुम क्या कहोगी अपनी सहेली को? इसकी बातों में मत पड़ो बहन, यही कहोगी ना? कहोगी इसकी बातों में मत पड़ो बहन, जो ये रोज करता है उसको देखो, आज कह रहा है कल फिर से पीटेगा, यही कहोगी ना? यही कहोगी ना? क्योंकि महिलाएं जो हैं नियत को पहचानना जानती हैं। मैं भी महिला हूं, मैं जानती हूं, नियत को पहचानना जानते हैं हम जानते हैं कि कौन करता है हमारे लिए और कौन नहीं करता। हम जानते हैं कि 20 सालों से हम भटक रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, और चुनाव के एक हफ्ते पहले आपने 10,000 रुपए देना शुरू कर दिया। बहनों, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो। ये वोट जो है ना, ये आपका अधिकार है, आपकी शक्ति है, ये आपकी शक्ति है, इसको पहचानो। आधी आबादी हो आप, आधी आबादी हो। मन बना लिया ना अपनी शक्ति को एक करने के लिए, खड़े हो जाने के लिए, तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा। मन बना लो कि एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपके बच्चों का, आपका और आपके परिवारों का भविष्य को देखे और उज्जवल बनाए। आज महंगाई इतनी है कि किसानी खेती से कमा नहीं पा रहे हो। यहां से कितने लोग पलायन करके बड़े बड़े शहर में जाते हैं? हाथ उठाओ। किसी को बिहार में रोजगार मिल रहा है? मैंने आपके अतीत की बात की कि कैसे आपने संघर्ष करवाया, कैसे आपने इस देश की नींव डाली, लेकिन मैं ये भी बता देती हूं, आज भी इस देश की नींव बनाने वाले आप हैं, आज भी इस देश का निर्माण करने वाले आप हैं। केरल से लेके कन्याकुमारी तक बिहार का युवा जाता है नौकरी ढूंढने के लिए, और मेहनत से, ईमानदारी से, अपने खून पसीने से इस देश को बनाता है। आपको बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है,
क्योंकि यहाँ आपको कुछ मिल नहीं रहा है। अपने परिवारों को छोड़कर एक छोटे से कमरे में किसी बड़े शहर में जहाँ कोई अपना नहीं है, वहाँ 4-5 और युवाओं के साथ आपको रहना पड़ता है। दिन रात संघर्ष करते हो, कोई टाइमिंग नहीं, कोई ठीक तरह से आपको वेतन नहीं दे रहा है, कोई अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है, फिर भी आप करते हो। फिर भी आप अपने परिवारों को सिर्फ त्योहारों के समय जब छुट्टी मिलती है तब मिलते हो, तब घर आ पाते हो। यहाँ खेती करते थे, खेती से कमाई होती थी, आज खेती से कमाई नहीं है। आज खेती करो, धूप में संघर्ष करो, सब कुछ महंगा हो गया है, सारा खेती का सामान महंगा है, उपज का दाम नहीं मिलता है, समर्थन मूल्य नहीं मिलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य। खेती करते हो, कुछ मिलता ही नहीं है, कमा नहीं पाते। और उधर जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, जिससे पहले नौकरियां मिलती थी, जिसमें लोग मरते थे उन नौकरियों के लिए, सब लोग चाहते थे कि हमें सरकारी रोजगार चाहिए। क्यों? यहाँ बुजुर्ग बैठे बताएंगे, क्योंकि उससे सुरक्षा मिलती थी, पेंशन मिलता था, ऐसे लगता था कि अब नौकरी लग गई है, जीवन भर हम ठीक होंगे, हमें अब चिंता की जरूरत नहीं होगी। आज की परिस्थिति क्या है बहनों और भाइयों? आज जितने भी वो बड़े बड़े उद्योग थे, सब मोदी जी ने अपने बड़े बड़े दोस्तों को, उद्योगपतियों को दे दिए हैं। यहाँ के हवाई अड्डे आप देखिए, अभी तो एक ये बात निकली कि उनके जो बड़े मित्र हैं, बड़े उद्योगपति अडानी जी, उनको 1 रुपए पर एकड़ के दाम में बिहार की जमीन दे दी, हजारों एकड़ जमीन दे दी 1 रुपए के दाम में। और अगर आप जाते खरीदने वो जमीन, कितने की बिकती? आपको लोन लेना पड़ता, आपको कहीं से पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं उसी जमीन के लिए, जो मुफ्त में इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। आप लोन लेते हो, आपका लोन कभी माफ नहीं होता। 20 सालों में कब माफ हुए आपके लोन? कभी नहीं। आपको पढ़ाने के लिए आपके माँ बाप कितने संघर्ष करते हैं, कैसे पैसे इकट्ठे करते हैं, आप जानते होंगे। आपके लोन माफ नहीं होते, लेकिन अडानी जी, अंबानी जी, उनके हजारों करोड़ रुपयों के, हजारों लाख करोड़ रुपयों के लोन माफ हुए हैं। इतनी बड़ी रकम है कि मैं भूल जाती हूं कि लाख करोड़ है कि कितना है। सच, हम लोग हंसते हैं, लेकिन हंसने की बात नहीं है, क्योंकि ये माफ कैसे होते हैं? आप ही के पैसों से, देश की संपत्ति से, देश के बैंकों से। तो यहां असलियत क्या है आज बिहार की? असलियत यह है कि रोजगार नहीं है, संघर्ष ही संघर्ष है। खेती किसानी से कुछ कमाया नहीं जा रहा। जो छोटे व्यापारी थे, छोटे दुकानदार थे, जो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे थे, उनको मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया गया, बल्कि नोटबंदी ले आए थे कुछ सालों पहले, जिससे काफी लोग तबाह भी हो गए। बड़ी मुश्किल से फिर से उठाया उन्होंने अपना बिजनेस। तो ना आपको रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा की सुविधाएं हैं, ना महिला सुरक्षित है, ना महिलाओं के लिए रोजगार है। तो 20 सालों में किया क्या है इन्होंने किया क्या है? आप बताओ। कुछ नहीं किया। क्या आप चाहते हैं कि आप रोजगार के लिए कहीं और जाएं? क्या सब ये नहीं चाहते कि अपने परिवार के साथ रहें, कि अपने बच्चों को पास रखें, बच्चों की परवरिश में शामिल हों? क्या सब नहीं चाहते कि यहीं पे रोजगार मिले, शिक्षा मिले, यहीं पे भविष्य उज्जवल हो? सब चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो चाहता है कि कहीं दूर दराज जगह जाके अपना जीवन बनाए, अपना भविष्य बनाए। यहाँ पे बहुत मुद्दे हैं। बाढ़ आती है, जो कोसी नदी है उसमें बाढ़ आती है हर साल, और आपको बहुत दिक्कत होती है। बहुत गरीबी है इस इलाके में। हमारे समय में जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, तो बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था।
ताकि अगर बाढ़ आती थी, नुकसान होता था, तो आपको केंद्र सरकार की तरफ से कुछ मिल जाता था नुकसान को रोकने के लिए, ताकि आप कुछ कर सकते हैं उसके साथ। आज कुछ नहीं मिलता है आपको। यहाँ के जो धर्म स्थल हैं उनका कितना विकास हो सकता है, किसी ने किया है 20 सालों में? सहरसा में कोई विकास नहीं है, कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, कोई अच्छे अच्छे शिक्षा के संस्थान नहीं है। यहाँ का जो रेलवे ओवरब्रिज है कितने समय से बनना है, अभी तक नहीं बना। तो ये सब आपकी समस्याएं हैं। और अगर जब तक आप एक एक नेता को इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपनी आवाज उठाएंगे नहीं, जब तक आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे नहीं, जब तक आप हर नेता को ये नहीं कहोगे कि तुम यहां आकर मुझे वादे करोगे, अगर पूरा नहीं हुआ तो तुमको निकाल देंगे, खदेड़ देंगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। और मैं सिर्फ भाजपा के नेता के बारे में नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि आज मैं आपके सामने आई हूं। अगर मैं कुछ वादे करके गई और वो वादे पूरे नहीं हुए तो मुझे भी आप कह देना कि अगली बार मत आओ। यहां प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी आते हैं, बोलते हैं मैं कितना दूं बिहार को, कितना पे बताओ, 50 करोड़ दूं, 75 करोड़ दूं। पूछिए 20 सालों में क्यों नहीं दिया? पूछिए उनसे, कहिए उनको कि यहां हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है, हम दुकान जाते हैं कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं त्योहार के लिए। त्योहार आता है जी घबराता है कि दिवाली आ रही है, छठ का त्योहार है, मेहमान आएंगे, खाना कैसे खिलाएंगे, बच्चा बीमार होगा, दवाई कैसे दिलवाएंगे, घबराहट होती है। समझाओ इनको, क्योंकि अंधे हो गए हैं, देख नहीं रहे हैं, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस दलदल में इन्होंने डाल दिया इस देश की जनता को। किस दलदल में खड़े हो आप कि सामने भविष्य नहीं दिख रहा है, रोजगार नहीं दिख रहा है, शिक्षा हो जाती है, नौजवान लड़का है, नौजवान लड़कियां हैं, इंतजार करती रहती हैं कि नियुक्तियां हो जाएंगी। हमने पेपर दिया है, हमने इम्तिहान दिया है, नौकरी के लिए मिल जाएगी, मिल जाएगी। आपको मालूम है यूपी में एक लड़का मिला मुझे, और ऐसे हजारों लड़के होंगे, हजारों होंगे। उसने कहा दीदी मेरी शादी तक नहीं हुई। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है मैं 28 साल का हो गया हूं, मैंने सारी पढ़ाई लिखाई की है, मैंने पेपर दिया, फिर से दिया, फिर से दिया, और मैं इंतजार करता रहता हूं कि मेरी नियुक्ति हो जाएगी, लिस्ट निकल आएगी, वो लिस्ट ही नहीं निकलती। फिर मैं सोचता हूं कि कहाँ मैं जाके किसी दूसरी नई नौकरी के लिए एप्लीकेशन लगाऊंगा, इसी के लिए इंतजार कर लेता हूं। इतना संघर्ष किया और करते 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 साल निकल गए, लड़का बड़ा हो गया, शादी भी नहीं हो पाई, रोजगार भी नहीं मिला। ऐसा सिर्फ एक जने के साथ नहीं है, तमाम नौजवानों की ये हालत है। तो बदलाव लाना है, और बदलाव आपके हाथों में है। यही तो सुंदरता है हमारे देश के बारे में, हमारा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का मतलब है कि हमारे संविधान ने आपको वोट दिया, जिससे आप किसी की भी सरकार निकाल सकते हो, आप कोई भी सरकार बदल सकते हो। तो जागोगे कि नहीं? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो, जागोगे कि नहीं? बदलनी है अपनी परिस्थिति की नहीं? रोजगार यहां चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो हमें चाहिए। बोलो शिक्षा हमें यहां चाहिए। बोलो चाहिए। और अपना मन बनाओ, चुनाव आ रहा है, आने दो सबको मंच पे, देने दो बढ़िया बढ़िया भाषण, सुन लो सबकी बातें, लेकिन उनकी बातों का आकलन करो, अपनी समझदारी, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। क्या किया है उन्होंने 20 सालों में, उसको ठीक तरह से समझो। खास तौर से मेरी बहनें, हमें लगता है कि कोई हमें कुछ दे रहा है तो हमारा भी उनके प्रति कोई एहसान होता है, चलो 10,000 रुपए दे दिए हम वोट डाल देते हैं। नहीं,
नहीं बहनों, नहीं। जैसे मैंने कहा, जो दे रहे हैं ले लो, लेकिन अपने आप को मत भूलो, अपने बच्चों को मत भूलो, अपने परिवार को मत भूलो, अपने समाज को मत भूलो और अपने बिहार को मत भूलो। ये आपकी धरती है, आपकी धरती है। गर्व करो इस पे। इसमें कितनी काबिलियत है, लेकिन उस काबिलियत को व्यर्थ किया जा रहा है। अगर आप सबकी काबिलियत, इतने सारे नौजवान जो जाके बाहर काम करते हैं, अगर यहाँ काम करते, अगर यहाँ निर्माण होता, यहाँ के जो उद्योग कांग्रेस के जमाने में लगाए गए थे, उनको अगर ठीक से चलाया जाता तो कितना यहाँ पे कितनी प्रगति होती, कितना विकास होता। तो अब मन बना लो, कांग्रेस पार्टी और जो महागठबंधन है, उन्होंने कई चीजें तय की हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आपके लिए क्या क्या हम करेंगे। उसकी सूची मेरे पास यहाँ है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए, जो युवा यहाँ खड़े हैं बेरोजगार, आप जब परीक्षा देते हो नौकरियों के लिए, तो आपकी जो परीक्षा की फीस है उसे हम रद्द करने जा रहे हैं। परीक्षा का जो केंद्र है, जहां परीक्षा देने जाओगे, वहां तक आने जाने का जो खर्चा है वो आपको दिया जाएगा। मुफ्त यात्रा होगी आपकी। एक जॉब कैलेंडर बनेगा। जॉब कैलेंडर का मतलब, जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपकी नियुक्तियां होंगी, वो सब चीजें जॉब कैलेंडर पे हम लगा के हम सारा पहले से हम तय करेंगे। और किसी ने उसके साथ खिलवाड़ किया, किसी ने इधर उधर किया, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ये जो पेपर लीक का काम हो रहा है, जिसमें सब मिले हुए हैं और सब पैसे बना रहे हैं और आप बेरोजगार रह रहे हो, इसको रोकेंगे हम, ये नहीं होने देंगे। हर परिवार में जहां नौकरी नहीं है, उस परिवार में सरकारी नौकरी मिलेगी। प्रदेश में 2000 एकड़ की एजुकेशन सिटी और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, आपकी शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए। अगर आप अपना छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, जो नौजवान है वो सुने, कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं, गरीब परिवार से आते हो, पैसे नहीं है, 2 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। आज लाखों सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, इनमें नियुक्तियां की जाएंगी और खास विशेष आरक्षण बिहार के वासियों को मिलेंगे। 3 साल की जो डिग्री है आपकी, इसे आप 3 साल में खत्म करेंगे। आपको 6-7 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और आवासीय अंग्रेजी मॉडल विद्यालय बनवाएंगे। मेरी बहनें, मैं जानती हूं कि आपका सबसे ज्यादा संघर्ष आप करती हैं, सबसे ज्यादा। आपको आगे बढ़ना भी पड़ता है, बच्चियों को पढ़ाना भी पड़ता है, तब भी संघर्ष है। समाज भी सहायता नहीं करता ठीक ढंग से, न सरकार से आपको ठीक ढंग से सहायता मिलती है। इसीलिए जो जीविका दीदियां हैं, जो खूब काम करती हैं, खूब मेहनत करती हैं, उन्हें 30,000 रुपए प्रति माह मिलेगा और पक्की नौकरी दी जाएगी। प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी। विधवा और वृद्ध जनों का जो पेंशन है वो 1500 रुपए मिलेगा और हर वर्ष उसको 200 रुपए बढ़ाएंगे। मेरी बहनें, माई बहन मान योजना के तहत आपको 2500 रुपए प्रति माह सीधे आपके खाते में दिए जाएंगे। ये चुनाव के समय का 10,000 रुपए की घूस नहीं है, ये आपको हर महीने मिलेंगे। आज आपको 10,000 मिल रहे हैं, क्या पता आगे वो दें या ना दें जब चुनाव खत्म हो जाएगा। 20 सालों से तो दिया नहीं। लेकिन आप कांग्रेस की सरकारों को देखो, कर्नाटका में, तेलंगाना में
महिलाओं को हर महीने पैसे मिल रहे हैं और उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। भूमिहीन परिवारों को मकान हेतु 3 से 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी और वो जमीन परिवार की महिलाओं के नाम की जाएगी, तो आपके नाम जमीन दी जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां 25 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा मिलता था। इसका मतलब है कि कोई भी इलाज हो, कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, हार्ट की बीमारी हो, आपको हार्ट का ऑपरेशन कराना है, आपको कैंसर के लिए कीमोथेरेपी का इलाज कराना है, आपको 25 लाख रुपए तक मुफ्त का इलाज मिलेगा। फिर से खोखली बात नहीं है, ये किया था कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में। मैं खुद मिली उन लोगों से जिनकी पूरी हार्ट की सर्जरी हुई और 1 पैसा 1 रुपया नहीं देना पड़ा। रो रहे थे वो लोग जब मुझे मिले, कहा कि ऐसी स्कीम, इतनी अच्छी स्कीम है, पूरे देश भर में लागू कराओ। तो इसलिए हम बिहार में लागू कराना चाहते हैं। जो सरकारी अधिकारी है, जो सरकारी नौकरी करते हैं, वो हमेशा पुरानी पेंशन की बात करते हैं, पुरानी पेंशन चाहते हैं और फिर पुराना पेंशन आपको बिहार में अगर हमारी सरकार आएगी तो मिलेगा। ये जो संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर जो काम करते हैं, इस पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाएगा ताकि आपको घबराहट ना हो, आपकी भी नौकरी स्थायी हो जाए। 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। दिव्यांग पेंशन 3000 रुपए का दिया जाएगा और किसान भाइयों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का हम गारंटी दे रहे हैं। मंडी की व्यवस्था बनाएंगे। मनरेगा में 300 रुपए प्रतिदिन आपको मिलेंगे और काम के दिन हम 2 गुना करेंगे। 200 यूनिट बिजली आपको हम मुफ्त दिलवाएंगे। पंचायती राज एवं नगर निकायों में ईबीसी आरक्षण 30% और एससी आरक्षण 20% किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा आप पर अत्याचार रोकने के लिए। निजी शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण लागू होगा। ये सारे काम हम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बिहार का एक एक वासी आगे बढ़े, कि आपकी प्रगति हो, कि ये जो पलायन की जो समस्या है ये खत्म हो जाए, कि आपको यहाँ रोजगार मिले, आपके हाथ यहाँ मजबूत बने। और मेरी बहनें, आपके लिए हम चाहते हैं कि आपके भविष्य अच्छे बने, कि आपकी घबराहट दूर हो जाए, आपको शक्ति मिले। तो आप अगर अपने आप को, जनता को मजबूती देने का काम करना चाहते हैं तो आप महागठबंधन की सरकार लाइए। आइए, इनको जानते हैं आप? जानते हैं? ये खूब संघर्षशील हैं, मेहनती हैं और ईमानदारी से आपके लिए काम करेंगी। सरिता पासवान जी महागठबंधन की यहाँ की उम्मीदवार हैं। आप इनके हाथ मजबूत करिए, इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी, आप मजबूत होंगे और आपका एक उज्जवल भविष्य बनेगा। तो आपने मेरी सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनी है। आशा है कि जिस दिन पोलिंग है, जिस दिन आपको वोट डालने जाना होगा, उस दिन भी आप मेरी बातों को याद रखेंगे, अपने दिल में रखेंगे और अपना वोट अपने ही लिए डालेंगे, बिहार के लिए और बिहार के वासियों का इस देश के निर्माण में क्या महत्व है। आपने ही इस देश को महात्मा गांधी का संघर्ष दिया, यहीं से उन्होंने अपना स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया, जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ खड़े हैं। आज आपके भविष्य सामने है, आज आपके
जितने भी निर्माण के कार्य होते हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये देश आजाद है, क्योंकि हमारा एक संविधान बना, जिसके लिए महात्मा गांधी ने जो संघर्ष था वो यहां से शुरू किया। आप ही ने इस दुनिया को गौतम बुद्ध जी दिए, जिसका नमन पूरा विश्व करता है, जिन्होंने एक रास्ता दिखाया शांति का, अहिंसा का। वैसे ही गांधी जी ने एक रास्ता दिखाया जो इस देश की राजनीति में गढ़ा हुआ है, जिसने इस देश की राजनीति की नींव डाली। जो हमारा संविधान है वो इसलिए पैदा हुआ, इसलिए बनाया गया ताकि इस देश का एक एक नागरिक समानता की दृष्टि से देखा जाए, ताकि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे गांव में एक महिला हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे एक वोट मिलता और उसे एक वोट से इस देश की सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो हमारे संविधान ने जो आपको सबसे बड़ी शक्ति दी वो आपकी वोट की शक्ति है, और उसी शक्ति को आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस देश में अपनी जगह को पहचानो, अपनी धरती को पहचानो और अपने आप में आत्मविश्वास रखो, गर्व रखो कि आप बिहार के वासी हो, बिहार के नागरिक हो। देखिए, जो भाजपा की सरकार है और जो एनडीए की सरकार यहां बिहार में चल रही है, वो आज आपके वोट को खतरे में डाल रही है। वही जो मूल अधिकार है आपका, जिससे ये देश बनता है, जिससे सरकारें बनती बिगड़ती हैं, उसको खत्म करने की साजिश करते हैं। आपने वोट चोरी के बारे में सुना है? सुना है कि नहीं? सुना है ना? 65 लाख नाम काटे हैं बिहार में से। इसका मतलब है कि 65 लाख लोगों के अधिकार रद्द कर दिए हैं। कौन से अधिकार? और आपके जीवन में क्या क्या फर्क पड़ता है इसके होने से? सिर्फ ये फर्क नहीं है कि वोट के दिन आप जाकर अपना वोट नहीं डाल सकते, ये फर्क नहीं है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि जितने भी आपके अधिकार हैं वो आपकी नागरिकता से और आपके वोट से जुड़े हुए हैं। जितनी सरकारी स्कीमें हैं, सरकार से जो जो मिलता है, चाहे पेंशन हो, चाहे मनरेगा में आप काम कर सकते हैं या नहीं, सब इन चीजों से जुड़ा हुआ है। तो जिस दिन आपका वोट कट जाता है, उसका मतलब है कि आपकी नागरिकता रद्द कर की जा रही है। उसका मतलब है कि जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, सब कुछ ये बाद में आपसे कट जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है और आपको इसको समझना पड़ेगा। तो जब आप राजनीतिक दलों, पार्टियों की राजनीति समझते हैं, उनकी विचारधारा को देखते हैं, उनके नेताओं को देखते हैं, तो क्या देखना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि जो नेता आपके भविष्य के बारे में, आपके वर्तमान के बारे में बात कर रहा है, वो नेता सही है। जो नेता, जो राजनीतिक दल, जिसकी विचारधारा आपके संघर्ष को समझ रही है, वही विचारधारा ठीक है। आज आपकी परिस्थिति क्या है, मुझसे अच्छी तरह आप जानते हैं। आज बिहार में 20 सालों से एक ही सरकार चल रही है और ये सरकार जैसे जैसे साल बीतते गए, वैसे वैसे बिहार से चली ही नहीं। आज बिहार की सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, उनको चलाने दे ही नहीं रहे हैं। आज यहाँ की सरकार केंद्र से चलती है। जो बड़े बड़े निर्णय होने हैं वो केंद्र में होते हैं। प्रधानमंत्री जी करते हैं, गृह मंत्री जी करते हैं। आज बिहार में
बिहार के अपने मुख्यमंत्री का भी सम्मान नहीं है। आप सब सम्मान देते हो, लेकिन केंद्र सम्मान नहीं देता। और जब हर चीज केंद्र से चलेगी तो आपकी सुनवाई कहां होगी? जब आपकी सीएम की सुनवाई नहीं हो रही है, तब आपकी सुनवाई कहां हो रही है? दूसरी बात समझने वाली यह है कि भाजपा के सबसे बड़े बड़े नेता जो हैं, यहां आए भी थे मेरे ख्याल से, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, क्या बात करते हैं? हमेशा अतीत की बातें करते हैं कि भाई ये इसलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने बिगाड़ा होगा। आज तुम्हारी गांव में टूटी से पानी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इंदिरा जी ने कुछ किया होगा। तुम्हारी सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कुछ गलत कर दिया होगा। हमेशा अतीत की बातें करते हैं और हमेशा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का अपमान निकाल लेते हैं ताकि आपका ध्यान भटक जाए। कर्नाटका में चुनाव था, वहां गए, कहने लग गए कि कर्नाटका के लोगों का अपमान किया है विपक्ष ने। बंगाल गए तो बंगाल का अपमान। यहां बिहार आते हैं तो कहते हैं कि पूरे विपक्षी दल के सारे नेता बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी इनका भाषण सुनते हुए कि मैं एक सुझाव देना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो समय है वो काम करने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। रोजगार दिलवाने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेरोजगार हो ना तुम, बेरोजगार हो ना, पढ़े लिखे भी होगे, पढ़े लिखे हो लेकिन बेरोजगार हो। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसको